हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीकेएम क्लासेस। सो आज मैं आपके सामने कोई क्लास लेकर के नहीं आया हूँ, बस ये बताने के लिए आया हूँ कि पूरा सिलेबस में आपको किस किस पे ध्यान देना है, क्योंकि अभी आप जो है अब नए टॉपिक देखने के मूड में नहीं है, मुझे मालूम है, और देखना भी नहीं चाहिए नया टॉपिक। जो ऑलरेडी आप कर चुके हैं उसी को रिवाइज करना है, बार बार उसी को रिवाइज करते रहिए। जितना बार रिवाइज करेंगे उतना बार नया चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या है कि मैं आपका ये सिलेबस लेके आया हूँ IIT JAM का, ठीक है। और उसमें से मैं बताऊंगा कोई टॉपिक जो कि आपको रियली बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको इस एग्ज़ाम में प्रिपरेशन के लिए, है ना। सो जैसे ही ये आप वीडियो देख लेंगे उसके बाद बिना टाइम वेस्ट करते हुए जो है आप सबसे पहले जाके देखेंगे कि जो जो टॉपिक मैंने इसमें टिक आउट किया, क्या वो आपने एक्चुअली में पढ़ लिया है। अगर पढ़ लिया है तो कोई बात नहीं, उसको रिवाइज करते रहिए। अगर नहीं पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं, जितना पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए और ट्राई कीजिए ये सबको एक बार देख लेने के लिए, एटलीस्ट एक बार देख लेने के लिए। क्योंकि मैंने आपको हो सकता है शुरुआत के क्लास में आपको बताया था, जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था उस समय मैंने बताया था कि आप जो है हर साल ये इन लोगों का सिमिलरिटी है कि गेट में जैसा क्वेश्चन पूछेगा IIT JAM में भी बिल्कुल थोड़ा बहुत वैसा ही क्वेश्चन को ये लोग मैच करना चाहता है, ठीक है। और उसी तरह से फिर CSIR भी को भी मैच करना चाहता है। CSIR को तो अलग कर दीजिए आप, उसका स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हाई है। अगर आप गेट को और IIT JAM को देखेंगे, दोनों ही IIT कंडक्ट करती है, तो आप हर साल के पैटर्न में देखेंगे कि अगर इस पार्टिकुलर इस तरह के क्वेश्चन को पूछ रहे हैं तो वो जैम में भी आपको वो ओवरव्यू देखने को मिलता है कि उसमें भी वो क्वेश्चन पूछेगा, है ना। तो जैसा कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन और क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, तो अब उस क्वेश्चन के आधार पे मैंने कुछ टॉपिक को सेलेक्ट किया है कि जहाँ से हो सकता है कि आपका ये अपकमिंग एग्जाम जैम में भी आपको हेल्प मिल जाए कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो 1 बाय 1 हम चलेंगे। जैसे मैथमेटिक्स तो हटा ही दिया है आपके जैम से इस बार। सो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अगर आप देखते हैं तो जस्ट मैं बताते जा रहा हूँ आप उसको, जैसे अभी मैं अभी आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा हूँ, है ना। जो एटॉमिक स्ट्रक्चर यूनिट 1 है उस पर क्या क्या आपको देखना है। इसमें बोर्स थ्योरी को देख लेना है एक बार, है ना। बोर्स थ्योरी मतलब बोर्स रेडियस वगैरह, है ना, कि किस ऑर्बिट में उसका रेडियस क्या होगा, ये सब। डी ब्रॉगली का आपको इक्वेशन देख लेना है, ठीक है, मतलब फॉर्मूला सब देखते जाना। हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का फॉर्मूला देखना है, मैंने जो बताया था आपको फॉर्मूला, और प्लस उसका एनर्जी एंड टाइम के रिस्पेक्ट में भी देखना है ना, एनर्जी और टाइम के रिस्पेक्ट में भी देखना है हिजनबर्ग का फॉर्मूला। फिर आपके पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन मैंने बताया था उसमें कि अगर 1 डायरेक्शन पूछेगा तो क्या बताना है, 2D में पूछेगा तो क्या बताना है, 3D में पूछना है तो पूरा इक्वेशन को बना देना है, ठीक है। उसके बाद चले जाइए सीधे पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स। तो पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स का आपको देखना है ना। पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे जाकर के इन्फिनाइट हो जाता है, कहाँ पे जीरो रहता है पोटेंशियल एनर्जी, वो देखना है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडियल एंड एंगुलर वेव, है ना, रेडियल एंड एंगुलर वेव। इसमें जो है आपको नोट्स के ऊपर फोकस करना है बहुत ज़्यादा, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को स्लो चला करके आप ये सब को एक जगह लिख लीजिए, है ना, जो जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ आपको। तो रेडियल एंड एंगुलर वेव का जो आप वेव फंक्शन देखेंगे उसमें आप नोट्स के बारे में देखेंगे, रेडियल नोट्स, नंबर ऑफ रेडियल नोट्स, नंबर ऑफ एंगुलर नोट्स, नंबर ऑफ टोटल नोट्स, है ना। इस पे हो सकता है सवाल आपका आए। फिर आपका जैसे है एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, है ना। एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन में आपको रिलेट करने के लिए पूछा जा सकता है कि बताइए अगर ये इमिशन n = इतना से इतना तक आ रहा है तो ये कौन सा स्पेक्ट्रम में आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीरीज में आएगा, या फिर एनर्जी वाइज उसको या वेवलेंथ वाइज उसको जो है अरेंज कीजिए, है ना, वो पूछा जा सकता है। अदरवाइज आपको पूछ सकते हैं कि n = 5 से जब n = 2 में आके गिर रहा है तो कितने नंबर ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम बनेंगे, है ना। या फिर n बराबर nth से लेकर के सपोज 6 से लेकर के आपका n = 1 में अगर मतलब ग्राउंड स्टेट में अगर आके गिर रहा है तो कितने नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम बनेंगे, तो वो भी मैंने फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, तो उसका यूज करेंगे ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर से इतना ही, ठीक है। अब आ जाते हैं गैसियस स्टेट पे, करेक्ट। अब आ जाते हैं हम लोग गैसियस स्टेट पे। ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, आराम से बस रिवाइज करते जाना है। जो भी मैं बोल रहा हूँ इससे ज़्यादा ही किए होंगे आप, है ना। अगर नहीं भी किए होंगे तो जितना मैं बोल रहा हूँ उतना काफ़ी है। अगर वो भी नहीं है तो जो भी मेरा वीडियो बना हुआ है, प्लेलिस्ट बनाकर दे दिए हैं हमने, IIT JAM 2023 प्लेलिस्ट बना के, उतना ही काफ़ी देख लीजिए। उसमें आपको 30 to 35 मार्क्स आ जाएगा। और जो मैं अभी ये टॉपिक लाइन आउट कर रहा हूँ, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, इतना अगर करेंगे तो 60 के आसपास आपको
आने के चांसेस है ना। 55 से 60 तक का क्वेश्चन जो है अब आप पे डिपेंड कर रहा है कि कितना आप वहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे, करेक्ट। अदरवाइज इजीली इतना आपका कवर हो जाएगा वहाँ पे एकदम आप मिला लीजिएगा एग्जाम के बाद, है ना, ठीक है। अब गैसेस स्टेट आ जाते हैं, उसमें आपको कॉलिजन फ्रीक्वेंसी के बारे में जानना है ना। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि उस पर क्वेश्चन आएगा ही, जेड, है ना। कॉलिजन डायमीटर के बारे में भी देख लीजिएगा आप, सिग्मा, है ना, वो भी देख लीजिएगा। मीन फ्री पाथ देखने की जरूरत नहीं है। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन जरूर देख के जाइएगा। विथ टेम्परेचर क्या रिलेशन है, विथ मॉलिक्यूलर वेट उसका क्या रिलेशन है, विथ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या रिलेशन है मैक्सवेल का, ये सारा चीज देख के जाइएगा। हर मॉलिक्यूल का अलग अलग पूछ सकता है। प्रोबेबल वेलोसिटी, आरएमएस वेलोसिटी, फिर आपका जो बचा है एवरेज वेलोसिटी, ये सब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। और क्या है आपका वंडरवाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट। वंडरवाल इक्वेशन ऑफ स्टेट में डायरेक्ट आपको फॉर्मूला नहीं पूछेगा क्योंकि वो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। आपसे वो वॉल्यूम करेक्शन पूछ सकता है, आपसे वो प्रेशर करेक्शन के बारे में पूछ सकता है, आपको वो बॉयल्स टेम्परेचर के बारे में भी पूछ सकता है। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है बॉयल्स टेम्परेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और हो सकता है कि आपका जो स्मॉल लेटर ए है और स्मॉल लेटर बी है उसके बारे में भी पूछ सकता है, करेक्ट। चलिए गैसेस स्टेट में और क्रिटिकल स्टेट्स कर लीजिएगा। क्रिटिकल स्टेट, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम के बारे में भी देख लीजिएगा, है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं लिक्विड स्टेट। इसमें आप वेपर प्रेशर को कर लीजिएगा, है ना। जैसे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, है ना, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कैसे होता है, ये जरा सा ध्यान दे दीजिएगा। और फिर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स, ये दो चीज़ इसमें कर लीजिएगा लिक्विड स्टेट से, ठीक है। आ जाते हैं सॉलिड स्टेट में। सॉलिड स्टेट में यूनिट सेल वगैरह तो आपका होके ही रखा हुआ है। मिलर इंडेसेस कर लीजिएगा, है ना। मिलर इंडेसेस 100, 111, 200, है ना, 220, है ना, ये मिलर इंडेसेस। HKL, है ना, उसके बारे में बता रहा हूं मैं आपको। नेक्स्ट ब्रैग्स लॉ एकदम देखिएगा, बहुत बार ब्रैग्स इक्वेशन से क्वेश्चन ये पूछ चुका है, आगे भी पूछेगा। एक्सरे डिफ्रैक्शन, ब्रैग्स लॉ, है ना, इसको नहीं छोड़ना है किसी भी कंडीशन में। अगर नहीं भी पढ़े हैं अभी तक, वापस से जाके पढ़िए, है ना। मेरा वीडियो बना हुआ है ब्रैग्स लॉ पे, कैसे उसको पढ़ना है वो देख लीजिए वहां से, है ना। फिर डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल देख लीजिएगा, डिफेक्ट्स ऑफ इन क्रिस्टल कैसे उसको ये करते हैं। अब आ जाते हैं केमिकल थर्मोडाइनमिक्स में। तो केमिकल थर्मोडाइनमिक्स में जो है आपको देखना है लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, है ना, 0th, 1st, 2nd, है ना, ये लॉज देख लीजिएगा एक बार। उसके बाद जो है सीधे इंथैल्पी देखिएगा क्या होता है, एंट्रोपी देखिएगा क्या होता है, और गिब्स फ्री एनर्जी देखिएगा क्या होता है ना। और हेल्महोल्ट्ज वाला एक बार पूछा है, वो दोबारा नहीं पूछेगा आपसे, है ना। तो ये आप देख लीजिए। इसमें केमिकल एंड फेज इक्विलिब्रिया में सबसे इंपॉर्टेंट है KP, KC, KX एंड KN। इसका फॉर्मूला जरूर देख के जाइएगा, एक क्वेश्चन आ रहा है आपके एग्जाम में, देख लीजिएगा। KP, KC, KX एंड KN, केमिकल एंड फेज इक्विलिब्रिया का जो है, ठीक है, इसको आप देख के जाएंगे। फिर pH एंड बफर सॉल्यूशन, है ना, pH एंड बफर सॉल्यूशन, ये भी जरा देख के जाइएगा आप, ठीक है। एसिड बेस टाइट्रेशन, वीक एसिड वर्सेस वीक बेस का क्या बनता है, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस का क्या बनता है, या फिर वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस का क्या बनता है, या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस का किस तरह का ग्राफ बनता है। एटलीस्ट ग्राफ में कंसंट्रेशन करके जाएंगे आप, है ना। फिर फेज इक्विलिब्रिया में सिंगल फेज देख के जाएंगे, है ना। आपको 2 कंपोनेंट का देखने की जरूरत नहीं है, सिंगल कंपोनेंट का फेज डायग्राम आप देख के जाएंगे। जैसे वाटर का हो गया, सल्फर का हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का हो गया, ये देख करके आप जाएंगे सिंगल फेज सिर्फ, है ना। तो इसमें से आ सकता है। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आ जाइए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको इक्विवेलेंट एंड मोलार कंडक्टिविटी देखना है ना, इक्विवेलेंट एंड मोलार कंडक्टिविटी देखना है। ट्रांसफरेंस नंबर देखना है ना, ट्रांसफरेंस नंबर से क्वेश्चन आ सकता है, नॉन्स्ट इक्वेशन से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस भी देख लीजिएगा, है ना, उसमें भी कर्व पूछने का ज्यादातर चांसेस है पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस में, करेक्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं आपका केमिकल काइनेटिक्स, है ना। केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, क्योंकि गेट में भी पूछा है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें केमिकल काइनेटिक्स में आपको ध्यान क्या रखना है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, है ना। यूनिट निकालने मैंने आपको सिखाया था कि हर रेट अलग अलग रेट कांस्टेंट का, जैसे nth ऑर्डर का, 0 ऑर्डर, 1st ऑर्डर, 2nd ऑर्डर, 3rd ऑर्डर, nth ऑर्डर तक का मैंने बताया था कि यूनिट कैसे निकालते हैं, उसको ध्यान में रखिएगा। हाफ लाइफ सबका पता कीजिएगा कैसे निकालते हैं, 0 ऑर्डर, 1st ऑर्डर, 2nd ऑर्डर, है ना। रेट कांस्टेंट भी 1st ऑर्डर, 0 ऑर्डर, 2nd ऑर्डर, सबका रेट कांस्टेंट भी देख लीजिएगा, है ना। फिर कंजिक्यूटिव रिएक्शंस में ध्यान दीजिएगा, कंजिक्यूटिव रिएक्शंस में ध्यान देना बहुत जरूरी है, उसको ध्यान दे दीजिएगा उसमें, है ना। आर्हेनियस इक्वेशन का फॉर्मूला देख लीजिएगा, वो डायरेक्ट फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछेगा आर्हेनियस इक्वेशन का,
है ना। एक्सपोनेंशियल फैक्टर में जो जो आता है उस पर ध्यान दीजिएगा, है ना। एक्टिवेशन एनर्जी देखिएगा कि कैटलिस्ट डालने से क्या होता है एक्टिवेशन एनर्जी, है ना, उस पे क्वेश्चन आ सकता है। आ जाते हैं एडजॉर्प्शन पे, ध्यान देने की जरूरत नहीं है उसको, अभी अगर पढ़ लिए तो अच्छी बात है, पहली बार पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो भी दिया हुआ है, चाहे वो इस पार्ट में दिया हुआ है, फिजिकल में दिया हुआ है, चाहे वो आपका इनऑर्गेनिक पार्ट में दिया हुआ है, चाहे वो आपका ऑर्गेनिक पार्ट में दिया हुआ है, कहीं देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मेरा वो वीडियो देख लीजिए स्पेक्ट्रोस्कोपी का, जो 4 मैंने बनाया है, सब कवर है उसी में, है ना। सब मैंने उसी में कवर कर लिया है, उसी में आपको, और देखने में भी मजा आएगा आपको, आप उसको देख करके अपना कंप्लीट कर सकते हैं ना स्पेक्ट्रोस्कोपी में। फिर आ जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। इसमें क्या करना है आपको, रेजोनेंस देखना है, प्लस आर माइनस आर, प्लस आई माइनस आई देखना है, हाइपर कंजुगेशन देखना है, और उसका स्टेबिलिटी में क्या इफेक्ट पड़ता है उसको बहुत जरूरी है देखना, है ना। और नोमेनक्लेचर में खास करके EZ नोमेनक्लेचर जरूर देख के जाइएगा, EZ, है ना। देखने में सिस ट्रांस जैसा लगता है लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर है दोनों में, है ना। तो EZ नोमेनक्लेचर जरूर देख के जाएंगे आप, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मतलब पढ़ते पढ़ते बीच बीच में ब्रेक भी ले लीजिएगा, है ना। और ब्रेक लीजिएगा तो दीवार में कम से कम पीरियोडिक टेबल लगा हुआ होना चाहिए, जितना अमाइनो एसिड है उसको दीवार में लगा के रख लीजिएगा, उसको बस घूमते फिरते एक बार करके देख लेंगे, है ना। उसके बाद फिर आ जाते हैं हम इसमें ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। इसमें रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स जो है आपका, कार्बोकेटाइन है, कार्बानियन है, फ्री रेडिकल्स है, कार्बिन है, नाइट्रीन है, बेंजाइन है, ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट का जो है आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर देखना है। और स्टेबिलिटी के लिए जो जो फैक्टर यूटिलाइज हो रहा है, जैसे सपोज प्लस आर माइनस आर, या प्लस आई माइनस आई, या हाइपर कंजुगेशन, जो जो यूटिलाइज हो रहा है उसको भी ध्यान में रखना है ना। इसमें आपको ये चीज़ दिमाग में रखना है। और जो ये नेम रिएक्शन है, अगर ये कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, अगर नहीं किए हैं तो अभी के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि ये एक दिन की बात नहीं है कि आप नेम रिएक्शन पढ़ लेंगे। अगर इसको पढ़ने के चक्कर में रहे तो बाकी जो आपका फिजिकल और इनऑर्गेनिक है वो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। अगर पहले से पढ़े हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं ना, कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। अब आ जाते हैं क्वालिटेटिव ऑर्गेनिक एनालिसिस। जैसा मैंने बताया कि ये स्पेक्ट्रोस्कोपी वीडियो में मेरा कवर हो चुका है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, है ना। नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री में आपको दो ही चीज़ देखना है, एक टर्पीन्स देखना है और एक अमाइनो एसिड्स देखना है ना। टर्पीन्स और अमाइनो एसिड देखना है बस, और कुछ नहीं देखना है इसमें। एरोमेटिक एंड हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री में एरोमेटिसिटी देखना है। एरोमेटिसिटी तो फेवरेट है IIT जैम का, है ना, ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा एरोमेटिसिटी से, करेक्ट, एरोमेटिसिटी है। इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देख लीजिएगा। इलेक्ट्रोफिलिक तो बहुत सारा है, न्यूक्लियोफिलिक कुछ सेलेक्टेड है ना, सेलेक्टेड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, उसको भी देख लीजिएगा। अब आ जाते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, करेक्ट। इसमें पीरियोडिक टेबल को तो अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस टेबल को देखते जाइए, हो गया। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देख लीजिएगा, है ना, जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है ना, स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालते हैं, फिर उसके बाद इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालते हैं ना, Z इफेक्टिव, तो वो फॉर्मूला देख लीजिएगा कि पेनल्टीमेट में कितना माइनस होता है, उसी ऑर्बिटल में रहेगा तो कितना माइनस होता है, या 2 ऑर्बिटल पीछे, है ना, N-2 में रहेगा तो कितना माइनस होता है, ये सब जरा ध्यान दे दीजिएगा आप इसमें। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ना, जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालते हैं उसके लिए। बाकी आयनाइजेशन एनर्जी, इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ये सब तो आता ही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना, ये सब तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बट इसमें दीजिएगा इलिंगम डायग्राम, है ना, इलिंगम डायग्राम से क्वेश्चन हो सकता है पूछे, है ना, और किसी और से नहीं पूछेगा वो उसमें से। नेक्स्ट आ जाते हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। इसमें रेडियस रेशियो रूल, जो कि सॉलिड स्टेट में कवर होना चाहिए, वो यहाँ पर है, तो रेडियस रेशियो रूल का आप जरूर देख लीजिएगा। बॉन्ड लैंडिस इक्वेशन देख लीजिएगा, है ना, बॉन्ड लैंडिस इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद सीधे आ जाइए फेजांस रूल, तो जरूर देख के जाइएगा। स्मॉलर कैटायन लार्जर एनायन, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ कैटायन, ठीक है। सो क्या होता है कैरेक्टर कोवेलेंट में, इस रिलेशन को जरूर देख के जाइएगा आप। हाइब्रिडाइजेशन छोड़ना नहीं है एकदम, हाइब्रिडाइजेशन से आपको जियोमेट्री पता चलेगा, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल पता चलेगा, बॉन्ड एंगल पता चलेगा, है ना, सारा चीज आपको पता चलेगा, एसिडिटी बेसिसिटी सब पता चलेगा आपको हाइब्रिडाइजेशन से। हाइब्रिडाइजेशन नहीं छोड़ना है, एमओ डायग्राम भी नहीं छोड़ना है। एमओ डायग्राम से आपको पता चलता है कितना सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है, ये सारी चीज पता चलता है, तो एमओ डायग्राम नहीं छोड़ना है ना। होमो कौन सा है, लुमो कौन सा है, सारा चीज पता चलता है एमओ डायग्राम से, समझे। डायटोमिक एंड सिंपल पॉलीएटोमिक का पूछा है, आयंस का भी पूछा है, ओके।
मेन ग्रुप एलिमेंट्स में अभी उतना ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, पढ़े हुए हैं तो ठीक बात है, लेकिन नहीं पढ़े हैं तो कम से कम फिर से सिलिकॉन देख के जरूर जाइएगा। ये पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है सिलिकॉन के बारे में जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि गेट में पूछा है। ठीक है, अब आ जाते हैं ट्रांजिशन मेटल्स में। ट्रांजिशन मेटल में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है गेट में, और आपको भी पूछेगा। CFSE से क्वेश्चन पूछा है, ऑरेगल डायग्राम से क्वेश्चन पूछा है, तो ये सब ध्यान में रखिएगा। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जैसे आपका स्ट्रक्चर देखना है उसका कैसे है, आइसोमेरिज्म, ठीक है, उसमें भी ध्यान देना है। रिएक्शन मैकेनिज्म में भी देखना है आपको कि क्या होगा, है ना। लेकिन ज़्यादा ध्यान आप इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में उसका देंगे, जैसे टर्म सिंबल हो गया, ग्राउंड स्टेट टर्म हो गया, फिर नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट कितने बनेंगे वो निकालना, ये सब में थोड़ा सा ध्यान देंगे। उसका भी एमओ देख लेंगे, है ना। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT भी देख लेंगे उसका, हमने देखा है ना। VBT में इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जुड़ा रहने से क्या होगा, वीक फील्ड लिगेंड जुड़ा होने से क्या होगा, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन देखना है, स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, ये भी देखना है आपको। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करने आना चाहिए, है ना। तो ये सारा चीज़ देख लीजिएगा। आ जाते हैं बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उतना इनफ है जितना मैंने आपको उस वीडियो लेक्चर में दिया है ना। और इंस्ट्रूमेंटल मेथड एनालिसिस और एनालिटिकल केमिस्ट्री में यूज एंड टाइप ऑफ इंडिकेटर्स, एटलीस्ट इंडिकेटर के रूप को आप दिमाग में रखिएगा कि क्या क्या इंडिकेटर्स है, उसका कैसे यूटिलाइज करते हैं, ये सारा चीज़ देख लीजिएगा, है ना। तो बस इतना ही रिवाइज कीजिए अभी, और इससे ज़्यादा पढ़े हुए हैं तो रिवाइज कीजिए, नहीं पढ़े हुए हैं इससे ज़्यादा तो एटलीस्ट जो मैंने बताया अभी उतना तो कर लीजिए। वो भी नहीं हो पा रहा है तो चुपचाप सब चीज़ बंद करके कम से कम मेरा प्लेलिस्ट में जा करके देखिए, 23-24 वीडियो होगा, उसको एक बार ध्यान से शांति से देख लीजिए, है ना। कब देखिएगा, दिन भर नहीं, अर्ली मॉर्निंग में देखिएगा, आप बहुत ज़्यादा अच्छा उसमें से ग्रैस्प करेंगे। और बिलीव कीजिए कि 30 से 35 मार्क्स इजीली आएगा अगर आप इधर उधर डाइवर्ट नहीं होकर के सिर्फ मेरा वीडियो ही देखते हैं तो, करेक्ट। और वैसे भी हम 13 फरवरी से जो है बैच को लॉन्च कर ही रहे हैं। आपको अगर ज्वाइन करने के मन है, एकदम डिटेल डिस्क्रिप्टिव वे में ये क्लासेस रहेगा, है ना। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, दोनों मीडियम में अलग अलग सेपरेट बैच है, ऐसा नहीं कि एक ही बैच में सबको ठूस रहे हैं। इंग्लिश मीडियम का भी अलग बैच है, हिंदी मीडियम का भी अलग बैच है। बच्चे इनरोल करना शुरू भी कर दिए हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इनरोल कर सकते हैं, है ना। तो फर्स्ट वीक के लिए हम लोग कुछ और ऑफर चलाएंगे जो 13 फरवरी से मंडे टू सैटरडे तक रहेगा। एक ऑफर हम लोग डालने वाले हैं, उसमें आप अगर फ़ायदा उठाना चाहते हैं उस ऑफर का तो आप जो है मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐप को आप डाउनलोड कीजिए, वहाँ के भी चैट बॉक्स में जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सपोज अगर आपको और ज़्यादा दिक्कत आ रही है, आप ऐप को डाउनलोड कीजिए मेरे, उसमें एक चैट सेक्शन है, उस चैट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन दे दीजिए, आपको जवाब मिलेगा ही मिलेगा, है ना। जो भी क्वेश्चन डालेंगे, जो भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है, फोटो खींच के उसमें डाल दीजिए, है ना, आपको जवाब मिलेगा ही मिलेगा उस ऐप में। या फिर अगर आप चाहते हैं कि किसी पार्टिकुलर प्रॉब्लम्स का वीडियो लेक्चर बना के यूट्यूब में डालना है हमको, तो भी आप क्या कर सकते हैं, उस ऐप में जाकर के वो पार्टिकुलर क्वेश्चन हमको दे सकते हैं 2-4 कि सर इस पे वीडियो बना दीजिए, मैं उसी पे वीडियो बना करके आपको यूट्यूब में दे दूंगा। तो इतना मैं हर तरह से आपको सपोर्ट करना चाहता हूँ, है ना। बस आप उठिए और काम तो करना शुरू कीजिए, तब ना सिलेक्शन होगा, है ना। तो अच्छे से पढ़िए और कल सुबह का मेरे वीडियो का वेट कीजिए, जहां पर मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेशनल डोज भी दूंगा। एक पॉजिटिव एनर्जी आता है, पॉजिटिव वाइब आता है ना, तो इसलिए मोटिवेशनल डोज भी जरूरी है। तो कल सुबह तक का इंतजार कीजिए, उसमें भी बहुत अच्छी तरीके से आपको दिया हुआ रहेगा कि कैसे आप टाइम को मैनेज करेंगे और आगे बढ़ेंगे, और कैसे आप IIT जैम में जो भी आपका मार्क्स आ रहा था उससे 10 मार्क्स एक्स्ट्रा कैसे लाना है ना, वो बताया जाएगा आपको कल। आप देखते रहिए, अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी करके रख लीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोस जो भी आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।